नमस्कार। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टिटवाना, और हम पढ़ रहे हैं कार्यशील पूंजी के प्रकार एवं महत्व। यह टॉपिक बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। कार्यशील पूंजी की अवधारणाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना। आज हम जानेंगे कि कार्यशील पूंजी के कितने प्रकार हैं और इसका व्यवसाय में क्या महत्व है। कार्यशील पूंजी का वर्गीकरण दो प्रकार, चिट्ठा अवधारणा और समय के आधार पर किया जा सकता है। चिट्ठा अवधारणा में अगर हम देखें तो कार्यशील पूंजी को सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी के रूप में जाना जाता है, जिसके कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज इसके अन्य प्रकार के बारे में जानकारी लेते हैं। देखते हैं एक चित्र के माध्यम से। कार्यशील पूंजी के प्रकार। चिट्ठा अवधारणा, जिसमें सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी, इसके बारे में हमने पढ़ा था। दूसरा इसका प्रकार है समय के आधार पर। समय के आधार पर स्थायी या नियमित कार्यशील पूंजी, यानी कि वह पूंजी जो नियमित रूप से हमें चाहिए होती है या स्थायी रूप से हमें चाहिए होती है। दूसरी है परिवर्तनशील अथवा अस्थायी कार्यशील पूंजी। परिवर्तनशील अथवा अस्थायी कार्यशील पूंजी को भी आगे पुनः दो भागों में बांटा गया है, मौसमी कार्यशील पूंजी और विशिष्ट कार्यशील पूंजी। यानी कि वह पूंजी जो हमें एक मौसम विशेष में चाहिए या एक हमें विशेष कार्य के लिए चाहिए। दो प्रकार के अंदर पुनः बांट दिए। एक बार फिर से देख लेते हैं इस चित्र को हम। चिट्ठा अवधारणा के आधार पर सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी। समय के आधार पर स्थायी अथवा नियमित कार्यशील पूंजी और परिवर्तनशील अथवा अस्थायी कार्यशील पूंजी। परिवर्तनशील अथवा अस्थायी कार्यशील पूंजी को पुनः दो भागों में बांटा गया है, मौसमी कार्यशील पूंजी और विशिष्ट कार्यशील पूंजी। आइए देखते हैं हम कि स्थायी अथवा नियमित कार्यशील पूंजी क्या होती है। स्थायी या नियमित कार्यशील पूंजी वह अपरिवर्तनशील न्यूनतम राशि होती है जो व्यवसाय में स्थायी रूप से विनियोजित हो जाती है, जिसे व्यवसाय के सामान्य संचालन में नकद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ धन किसी न किसी रूप में व्यवसाय में स्थायी रूप से रखना ही पड़ता है, जैसे उत्पादन की निरंतरता के लिए न्यूनतम मात्रा में रॉ मटेरियल, भावी मांग की पूर्ति के लिए निर्मित माल के न्यूनतम स्टॉक, मजदूरों एवं कर्मचारियों का निर्माण अवधि का वेतन व मजदूर तथा बैंक में न्यूनतम रोकड़ शेष। इन सभी आवश्यकताओं के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता स्थायी रूप से होती है, जिसे स्थायी कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है। परिवर्तनशील अथवा अस्थायी कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी के स्थायी स्तर से ऊपर कोई भी राशि परिवर्तनशील या अस्थायी परिवर्तनशील पूंजी होती है। इसकी मात्रा समय समय पर उत्पादन एवं विक्रय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। इन संपत्तियों में विनियोजित पूंजी भी अस्थायी और परिवर्तनशील होती है। जिस वित्त व्यवस्था का हम अल्पकालीन स्रोतों से पूर्ति करते हैं, यह पूंजी भी दो प्रकार की होती है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, मौसमी कार्यशील पूंजी। मौसमी कार्यशील पूंजी से आशय उस पूंजी से है जिसकी आवश्यकता पूरे वर्ष में न होकर किसी मौसम विशेष में ही होती है, जैसे चीनी उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेफ्रिजरेटर, कूलर आदि के उद्योग। इनमें मौसमी वस्तुएं उत्पादित करने वाली संस्थाएं होती हैं ये, तो कुछ ही महीनों में पर्याप्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है और शेष के महीनों में इनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बहुत कम होती है। मौसमी कार्यशील पूंजी
अल्पकालीन प्राकृतिक होने के कारण इनकी व्यवस्था बैंक ऋण आदि से पूरी करते हैं। विशिष्ट कार्यशील पूंजी। विशिष्ट कार्यशील पूंजी कार्यशील पूंजी का वह भाग होता है जिसकी आवश्यकता आकस्मिकताओं यानी कि अचानक मंदी, हड़ताल, बाढ़, युद्ध आदि का सामना करने के लिए होती है। कभी कभी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर हम चित्र के रूप में देखें तो स्थायी कार्यशील पूंजी और परिवर्तित कार्यशील पूंजी दो चित्रों में बताई गई है। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर निर्भर करता है। इसमें देखिए, इसके अंदर पहला चित्र जो है हमारा, इसमें OYX हमारा जो है वहाँ हमने कार्यशील पूंजी की राशि बताई है और OX जो हमारा अक्ष है उस पर वर्ष है, समय है। स्थायी कार्यशील पूंजी, परिवर्तित कार्यशील पूंजी। स्थायी कार्यशील पूंजी ये रेखा के नीचे है, जो सीधी लाइन है उसके नीचे है, और परिवर्तित कार्यशील पूंजी जो लाइन हमारी ऊपर नीचे हो रही है उसको कहते हैं। दूसरे के अंदर जो कार्यशील पूंजी है वो एकदम फिक्स्ड है। यहाँ जो हमारी स्थायी कार्यशील पूंजी है ये अपने उत्पाद की फर्स्ट नंबर चित्र के अंदर उत्पाद के अनुसार बढ़ती जा रही है, और दूसरे चित्र के अंदर स्थायी कार्यशील पूंजी हमारी उत्पाद और समय के अनुसार स्थित होती जा रही है, स्थिर है वो। और परिवर्तनशील पूंजी जो है वो रेखा जो है ऊपर नीचे उसका फंक्शन होता जा रहा है, फ्लक्चुएट हो रही है वो। तो दो प्रकार की कार्यशील पूंजी हमारी संस्थाओं में पाई जाती है। अगला जो है हमारा पर्याप्त कार्यशील पूंजी का महत्व। एक संस्था की लाभदायकता में बहुत कुछ उसकी कार्यशील पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। पर्याप्त कार्यशील पूंजी किसी भी संस्था के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। इसलिए कहा गया है कि वित्तीय नियोजन में कोई भी अकेली त्रुटि एक व्यवसाय को इतनी हानि नहीं पहुंचा सकता जितनी कि पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी की उपलब्ध कराने में असफलता। यानी कि कार्यशील पूंजी की व्यवस्था यदि हम सही तरीके से कर लेते हैं तो कोई भी कारण ऐसा नहीं है जिससे कि हम व्यवसाय में असफल हो जाएं। महत्व के रूप में इनके पॉइंट देख लेते हैं। विक्रेताओं को तत्काल भुगतान। कार्यशील पूंजी अगर पर्याप्त मात्रा में है तो इससे संस्था अपने विक्रेताओं को तत्काल भुगतान कर सकती है। इससे उसे नियमित रूप से कच्चा माल प्राप्त होने में कोई भी असुविधा नहीं होती और उत्पादन कार्य बिना किसी बाधा के आसानी से जारी रखा जा सकता है। दूसरा, नगद छूट का लाभ। संस्था अपने विक्रेताओं से खरीदे गए माल का नगद भुगतान करके नगद छूट प्राप्त कर सकती है। ऐसा करने से लागत मूल्य कम आएगा, जिसके परिणाम से संस्था माल के विक्रय मूल्य को कम कर सकती है और अपने ग्राहकों को आकर्षक व्यापारिक छूटें दे सकती है। पर्याप्त लाभांश वितरण। कार्यशील पूंजी की कमी वाली संस्था में लाभों का पुनर्विनियोग करके कार्यशील पूंजी में वृद्धि की जाती है। ऐसा करने से अधिक लाभ होने की दशा में भी अच्छे लाभांश वितरित नहीं किए जा सकते, किंतु यदि संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी हो तो लाभों का वह अच्छी दरों के रूप में लाभांश वितरण कर सकती है। ऐसा करने से अंशधारियों को भी संतोष मिलता है और बाजार में उसकी ख्याति में वृद्धि होती है। बाजार में संस्था की प्रतिभूतियों के मूल्यों में भी वृद्धि होती है। संस्था की ऋण क्षमता एवं साख में वृद्धि। जिस संस्था में पर्याप्त कार्यशील पूंजी होती है वह संस्था
तृतीय पक्षों की दृष्टि में अच्छी वित्तीय स्थिति वाली संस्था समझी जाती है। इससे संस्था को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल ऋण लेने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। ऋण प्राप्त करने की क्षमता एवं अच्छी साख के कारण संस्था का निर्माण कार्य और व्यापारिक कार्य बिना किसी बाधा के निरंतर चलता रहता है। बैंक से ऋण प्राप्ति में सुविधा। पर्याप्त कार्यशील पूंजी एवं तरल संपत्तियों के होने पर संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता उत्तम मानी जाती है। इससे बैंक में असुरक्षित एवं अप्रत्याभूतित ऋण लेने में सहायता मिलती है, यानी कि बिना किसी बंधक के हम आसानी से बैंक से ऋण ले सकते हैं, क्योंकि चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य संयम में एक उत्तम प्रतिभूति मानी जाती है। अनुकूल अवसरों का लाभ। व्यवसाय में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जबकि कोई संस्था उस अवसर का लाभ उठाकर पर्याप्त धन अर्जित कर सकती है, जैसे अचानक मालपूर्ति का बड़ा आदेश प्राप्त हो जाना, कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना होना आदि। यदि वह संस्था ऐसा तभी कर सकती है जबकि उसके पास में पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी हो, यानी कि अगर कहीं माल की कमी या मूल्यों की कमी या हम यूँ कहें कि अचानक बड़े आदेश की पूर्ति करने की अगर कोई अवसर मिलते हैं तो हम ऐसा तभी कर पाएंगे कि जब हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी होगी। कार्यकुशलता में वृद्धि। पर्याप्त कार्यशील पूंजी का संचालकों एवं प्रबंधकों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव सकारात्मक रूप से पड़ता है, जिससे उन्हें अधिक उत्साह से कार्य करने के अवसर और प्रेरणा मिलती है। इसके साथ ही कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलता है, मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान होता है, तो वे भी अधिक आत्मविश्वास और कार्यकुशलता से काम करते हैं। जहां कार्यशील पूंजी से प्रबंधकों एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, वहीं उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। यानी कि पर्याप्त कार्यशील पूंजी होने से हमारे कर्मचारी, मजदूर, प्रबंधक सभी सकारात्मक रूप से अपनी कार्यकुशलता और मनोबल में वृद्धि करने में सफल हो जाते हैं। स्थायी संपत्तियों की उत्पादकता में वृद्धि। पर्याप्त कार्यशील पूंजी स्थायी संपत्तियों की उत्पादकता में भी वृद्धि करती है। यदि कच्चा माल, श्रमिक आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो तो मशीनें पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर सकती। इसलिए बिना कार्यशील पूंजी के स्थायी संपत्तियों को ठीक काम करने हेतु बहुत जरूरी है कि उनके लिए पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी रहे, क्योंकि यदि कार्यशील पूंजी होती है तो ही मशीनरी आराम से काम करेगी, हमारे उपकरण आराम से काम करेंगे, हमारी जो मशीनें हैं वो काम करेंगी। और यदि कार्यशील पूंजी ही हमारे पास में नहीं है तो हमारे संयंत्र, हमारी मशीनें बेकार पड़ी रहेंगी, जिससे हमारी लागतें बढ़ जाती हैं। तो स्थायी संपत्तियों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी का होना अति आवश्यक है।